हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वे टू विनर्स में। गाइस, आज हम हिंदी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इसका सेकंड टॉपिक करेंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं शब्द भेद के बारे में। देखिए, इससे पहले भी 2 वीडियोस आ चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप जाकर देख लीजिए। ठीक है, वहां पर आपको हिंदी भाषा का जो पूरा इतिहास है उसके बारे में पूरा बताया गया है, क्या उसकी बोलियां हैं, पूरा वहां पर आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो आप उस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं तत्सम, तद्भव, अर्ध तत्सम शब्द, देशज और विदेशज शब्दों के बारे में, रूढ़ शब्दों के बारे में, यौगिक शब्दों के बारे में और योग ऋण शब्दों के बारे में। देखिए, ये जो टॉपिक है, इनमें से आपके जो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम इसको पूरी डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आपको हमारे साथ बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम समझते हैं गाइस कि शब्द भेद क्या चीज है। इसकी परिभाषा है, एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। शब्दों की जो प्रकृति होती है वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। इन्हीं भिन्न भिन्न प्रकार की प्रकृति के भेद को समझने के लिए शब्द भेद का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और इसे ही शब्द भेद कहते हैं। आप ये समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं, शब्द भेद को कैसे कैसे बांटा गया है, क्या क्या इसके प्रकार होते हैं और उनके भी क्या क्या प्रकार होते हैं, पूरा हम इसको एक पाई चार्ट में समझेंगे। तो देखिए, शब्द भेद 2 तरीके के होते हैं, एक स्रोत के आधार पर और रचना के आधार पर। ठीक है, स्रोत के आधार पर भी 2 तरह से होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तत्सम, तद्भव और अर्ध तत्सम शब्द और देशज और विदेशज शब्द। बाकी रचना के आधार पर भी 3 तरह से होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। गाइस, ये जो पूरा चार्ट है वो आपको पूरा ध्यान में रखना है, किस तरह से शब्द भेद को अलग अलग तरीके से बांटा गया है, क्या उसके पार्ट हैं और उनके भी जो सब पार्ट हैं उनको पूरा आप अच्छे से यहाँ पर देख लीजिए। इन्हीं के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे स्रोत के आधार पर। ठीक है, स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव और अर्ध तत्सम शब्दों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द को हम समझते हैं। तत्सम शब्द जो होते हैं तत् प्लस सम से मिलकर बने होते हैं, जिनका अर्थ होता है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। देखिए, सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझिए, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों प्रयुक्त हो रहे हैं वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल से आप इसको समझेंगे। ठीक है, जैसे देखिए, अक्षर, पुष्प, वायु, अग्नि, वस, आत्मा आदि के जितने भी शब्द हैं आप इनको देख रहे हैं, ये आपको संस्कृत की तरह लग रहे हैं। जो भी शब्द आपको संस्कृत की तरह लगे वो तत्सम शब्द हैं। आपको सिर्फ इतना समझना है। आपको क्या समझना है, जो भी शब्द आपको संस्कृत की तरह दिख रहे हैं वो सभी तत्सम शब्द, जैसे अक्षर, पुष्प, वायु, अग्नि, वस, आत्मा। ठीक है, ये सभी जो शब्द हैं ये संस्कृत की तरह लग रहे हैं, तो ये सभी तत्सम शब्द हैं। सिर्फ आपको इतना समझना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तद्भव शब्द की। तद्भव जो शब्द होते हैं वो तत् प्लस भव से मिलकर बने होते हैं, जिनका अर्थ होता है उससे उत्पन्न या विकसित। जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं वह तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे चार, बच्चा, आग, मोर, अंधा, आंख आदि। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई भी शब्द संस्कृत में दिख रहे हैं तो वो तत्सम शब्द कहलाएंगे, और ऐसे ही जो शब्द आपको हिंदी में दिख रहे हैं, ठीक है, जैसे चार, बच्चा, आग, ये सब हिंदी के शब्द हैं, मोर, अंधा, आंख। ठीक है, तो जैसे ही आपको हिंदी में शब्द दिखें तो वो शब्द कहलाएंगे तद्भव। आपको बस इतना ही याद रखना है। संस्कृत में अगर दिखें तो वो तत्सम है, अगर हिंदी में वो लगें तो आपको सीधे समझ लेना है वो तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अर्ध तत्सम शब्दों की। अर्ध तत्सम शब्द उन संस्कृत शब्दों को कहते हैं जो प्राकृत भाषा बोलने वालों के उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते कुछ और ही रूप के हो जाते हैं। ठीक है, वो कुछ और ही रूप ले लेते हैं, जैसे मुंह, बच्च, अज्ञ, अक्षर आदि। देखिए, जो अर्ध तत्सम शब्द हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ तत्सम और तद्भव शब्द को ही समझना है। और मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दिया है कि तत्सम शब्द, अगर कोई भी संस्कृत शब्द आपको दिखे तो आप समझ जाइए ये तत्सम शब्द हैं, और अगर हिंदी शब्द दिखे तो आप समझ जाइए तद्भव शब्द हैं। ठीक है, अर्ध तत्सम शब्द जो होते हैं वो आपको कुछ अलग ही दिखेंगे। मैं आपको उदाहरण में समझाती हूँ कि तत्सम, तद्भव और अर्ध तत्सम शब्दों में क्या क्या भिन्नता है। हम इसको उदाहरण में समझ लेते हैं। तत्सम, अर्ध तत्सम और तद्भव, इन तीनों को अलग अलग मैंने बांटा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तत्सम में इसे वत्स कहेंगे, और इसको ही अगर अर्ध तत्सम में देखें तो इसे बच्चे कहेंगे, और तद्भव में इसे बच्चा कहेंगे। तत्सम में अक्षर बोला जाएगा और अर्ध तत्सम में अक्षर बोला जाएगा, और
तद्भव में आखर बोला जाएगा, तत्सम में आपका कार्य बोला जाएगा और अर्ध तत्सम में आपका कारज बोला जाएगा, तद्भव शब्द में आपका काज बोला जाएगा। देखिए आपको इन तीनों में डिफरेंस पता लग रहा होगा। तद्भव में आपके हिंदी के शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं और आपके तत्सम में संस्कृत के शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं, लेकिन आपको जो अर्ध तत्सम है उसमें कुछ अलग तरीके से आपको शब्द सुनने में आ रहे हैं और दिख भी रहे हैं। तो आपको एक बात समझनी है, जो अर्ध तत्सम शब्द होंगे ना वो संस्कृत की तरह होंगे और ना वो हिंदी की तरह होंगे, वो कुछ अलग ही रूप में होंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो बच्च शब्द है ना वो संस्कृत का शब्द है ना वो हिंदी का शब्द है, ठीक है। अक्षर जो है ना वो हिंदी का शब्द है ना ही संस्कृत का शब्द है, तो आपको इस तरह से समझ लेना है। बाकी जो अर्ध तत्सम शब्द है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कि हम तत्सम और तद्भव शब्दों को अलग अलग तरीके से देख लेते हैं। तो देखिए पहला शब्द है आपका बहनोई। बहनोई को तत्सम में भग्नीपति कहा जाएगा और नेक्स्ट है भालू को आपको भल्लुक बोला जाएगा और मेढक को मंडुक बोला जाएगा, ठीक है। देखिए तद्भव जो होते हैं हिंदी शब्द होते हैं और तत्सम जो होते हैं संस्कृत शब्द होते हैं, तो आप खुद से इसको पता लगा सकते हैं। मक्खी जो है तद्भव में बोला जाएगा और तत्सम में मक्षिका बोला जाएगा। बरस और वर्ष, फांसी को तत्सम में पाक्षिका कहा जाएगा, पराठा को परसव बोला जाएगा और दही को दधी बोला जाएगा, दांत को दंत बोला जाएगा, भाई को भ्रात बोला जाएगा, भीख को भिक्षा बोला जाएगा और पलड़ा, ठीक है, पलड़ा को पटल बोला जाएगा, अचरज को आश्चर्य बोला जाएगा, आंसू को अश्रु बोला जाएगा, अनाज को अन्न बोला जाएगा, अदरक को आद्रक बोला जाएगा, खंबे को स्तंभ बोला जाएगा और खेत को क्षेत्र बोला जाएगा, ठीक है। सो गाइस आपको समझ आ गया होगा तद्भव और तत्सम शब्दों को किस तरह से हम पहचानेंगे। बाकी गाइस अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आपको क्या करना है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ से आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आगे बात करते हैं स्रोत के आधार पर देशज और विदेशज शब्दों के बारे में, इनको समझ लेते हैं। जो देशज शब्द होते हैं उनकी उत्पत्ति देश प्लस जौ के योग से हुई है, जिसका अर्थ है देश में जन्म। देशज उन शब्दों को कहते हैं जो बोलचाल तथा देश की अन्य भाषाओं से आए हैं, जैसे कटोरा, खिड़की, लोटा, थैला, ढेर, भात आदि। देखिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, जो देशज शब्द होते हैं वो देश में जो भाषाएं बोली जाती हैं उन्हीं में से बने होते हैं। कटोरा, खिड़की, लोटा, थैला, ढेर, भात, ये सब आपके देश में ही बोली जाती हैं, ये भाषाएं कहीं बाहर से नहीं आई हैं, उनको ही देशज शब्द कहा जाता है। विदेशज शब्दों की बात करें तो देखिए विदेशज शब्द की उत्पत्ति विदेश प्लस जौ के योग से हुई है, जिसका अर्थ है विदेश में जन्मा। विदेशज उन शब्दों को कहते हैं जो किसी विदेशी भाषा से आए हैं, जैसे कंपनी, क्रिकेट, ऑर्डर आदि। देखिए आप यहाँ पर ऐसे ही समझ लेंगे, शब्दों को पहचान लेंगे कि जो कंपनी शब्द है, क्रिकेट शब्द है, ऑर्डर शब्द है, ऐसे ही अन्य जो शब्द होते हैं देश के शब्द नहीं है, ये बाहर से आए हैं, यानी विदेश से शब्द आए हैं, ठीक है। हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे भी हैं जो विदेशी मूल के हैं लेकिन हिंदी भाषा में प्रचलित हो गए हैं। देखिए फारसी, अरबी और अंग्रेजी आदि में से जो शब्द हिंदी में आए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो देश में नहीं बोले जाते हैं, बाहर से आए होते हैं, लेकिन वो हमारे देश में आके विख्यात हो जाते हैं। जैसे आपको कंपनी है, जैसे कंपनी को हर कोई कंपनी बोलता है, हिंदी में कंपनी का अर्थ किसी को पता ही नहीं हो, और क्रिकेट को क्रिकेट ही बोला जाता है, हिंदी में इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आपके विदेशी शब्द हैं लेकिन हमारे देश में आकर ये प्रचलित हो गए हैं और अलग अलग भाषाओं में होते हैं, जैसे फारसी, अरबी और अंग्रेजी। इनके बारे में हम देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। देखिए अरबी, फारसी और अंग्रेजी से जो शब्द आए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। हम समझते हैं ये हिंदी शब्द है लेकिन वो हिंदी शब्द नहीं होते हैं, ठीक है। देखिए जो अरबी से जो शब्द आए हैं और हमारे देश में प्रचलित हैं, जैसे नतीजा, फैसला, तारीख, दिमाग, बारिश, शाम, मजबूर, किस्मत, किताब, तकिया, कर्ज, दुनिया। देखिए ये जितने भी शब्द हैं हम सोचते हैं कि ये हिंदी शब्द हैं लेकिन ये हिंदी के शब्द नहीं हैं, ये अरबी से आए हुए हैं, यानी ये विदेश से आए हुए शब्द हैं और ये देखने में ऐसे लगते हैं जैसे ये हमारे देश के शब्द हैं। बाकी फारसी से जो शब्द हैं उनको भी देख लीजिए, जलेबी, जादू, चालाक, गवाह, चेहरा, आवारा, आफत, फरिश्ता, वापस, बुखार, दंगल और गिरफ्तार। ऐसे कई शब्द हैं
जो विदेशों से आए हुए हैं और हमारे देश में आके विख्यात हो गए। तो गाइस आपसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए कि फरिश्ता जो शब्द है वो कौन से विदेशी शब्द से आया है, तो आपको सीधा आंसर देना पड़ेगा ये जो है विदेशी शब्द फारसी से आए हैं। ठीक है, इस तरह से आपके जो क्वेश्चंस हैं ये आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं अंग्रेजी शब्दों की। तो देखिए टिकट, जज, ऑफिस, कॉलर, स्कूल, पुलिस, ब्लाउज, पार्सल, कोट, साइकिल, डॉक्टर, मलेरिया। देखिए ये जो शब्द हैं ये आपके अंग्रेजी से आए हुए हैं और ये हमारे देश में आके विख्यात हो गए हैं। तो आप समझ गए होंगे अलग अलग भाषाओं से कौन कौन से शब्द आपके आए हुए हैं। आगे देखते हैं रचना के आधार पर कौन कौन से शब्द हैं। तो बात करते हैं रूढ़ शब्दों की। तो देखिए रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता है लेकिन बोलचाल में इनका प्रयोग किया जाता है, यानी किसी भी शब्द को अलग अलग करके उसका कोई मतलब नहीं बन पाता है। देखिए गाइस आपको मैं एग्जाम्पल बताती हूँ, उससे ही आप इसको समझेंगे। जैसे आप देख सकते हैं नाक जो है, जो नाक एक पूरा शब्द है, अगर इसको अलग अलग कर दिया जाए ना प्लस को तो इसका कोई अर्थ नहीं बनेगा। तो ऐसे ही शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक और शब्द ले लेते हैं, जैसे धन है, धन एक पूरा वर्ड है, अगर इसको हम अलग अलग कर देंगे ध प्लस नौ तो इसका कोई भी मतलब नहीं बन पाता है। तो इन्हीं को रूढ़ शब्द कहते हैं। एक और शब्द लेते हैं जैसे दिन है, दिन को अगर हम अलग अलग कर देंगे दी प्लस नौ तो इसका कोई भी मतलब नहीं बनता है। देखिए रूढ़ शब्दों को मूल या अयौगिक शब्द भी कहा जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं यौगिक शब्दों की। तो देखिए ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्द खंडों से मिलकर बने होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। अब देखिए यौगिक शब्दों को हम एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं, उसी से आप समझेंगे। देखिए जैसे पाठ और शाला, पाठ और शाला से मिलकर क्या बना है पाठशाला। तो आपका एग्जाम्पल है वी और ज्ञान, वी और ज्ञान यानी इन दोनों से मिलकर आपका क्या बना है विज्ञान, विज्ञान शब्द बना है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि दो शब्दों से मिलकर जो एक शब्द बनते हैं उन्हें ही यौगिक शब्द कहते हैं। और रूढ़ शब्द में क्या था, एक शब्द को अगर अलग अलग कर दिया जाएगा तो उसका कोई भी अर्थ नहीं रहता है, तो उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। और यौगिक शब्द उन्हें कहा जाता है जब दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं गंगा प्लस जल। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर क्या बना है गंगा जल बना है। आगे बात करते हैं योग ऋण शब्दों की। तो योग ऋण शब्द क्या होते हैं ये भी हम समझ लेते हैं। वे शब्द जिनका कोई विशेष अर्थ होता है, यहाँ पर क्या शब्द आया है विशेष अर्थ। ठीक है, ये शब्द सामान्य अर्थ प्रकट ना करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें ही आपका योग ऋण शब्द कहा जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे जलज, नीलकंठ, लंबोदर, महावीर, त्रिलोचन, गिरधारी, पीताम्बर, दशरथ, दशानन, घनश्याम, चतुर्भुज आदि। आप इनको देखकर ही समझ जाएंगे कि ये कुछ विशेष शब्द हैं, जैसे ये ज़्यादातर भगवान से संबंधित हैं, जैसे नीलकंठ, लंबोदर, त्रिलोचन, गिरधारी, पीताम्बर, दशरथ, घनश्याम। ठीक है, घनश्याम, दशानन, जिसके 10 सर हों। तो इनका कोई वैसे मतलब नहीं निकलता है, बस आपको इतना समझना है कि जो शब्द कुछ विशेष लगे वही योग ऋण शब्द हैं। बाकी आप समझ सकते हैं अगर वो शब्द भगवान से रिलेटेड हो, भगवान से संबंधित हो, तो वह शब्द योग ऋण शब्द कहलाएंगे। जैसे शब्द लेते हैं लंबोदर, लंबोदर यानी होता है लंबे उदर यानी लंबे पेट वाला। एक और देख लेते हैं जैसे जलज यानी जल में जन्मा। इस तरह से आप इन शब्दों को समझ सकते हैं जिनके विशेष अर्थ होते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगी जिसमें रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द को तीनों को मिलाया गया है और आपको पहचानना है कि ये कौन से शब्द हैं। पहला शब्द हमने लिया है रात, और अगर इसको हम तोड़ेंगे, ठीक है, रा प्लस तो इसका कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जिसका कोई भी मतलब नहीं बनता है वो कौन से शब्द कहलाते हैं रूढ़ शब्द। ठीक है, कौन से कहलाते हैं रूढ़ शब्द। नेक्स्ट हम देखते हैं राजपुत्र, ये एक पूरा शब्द है, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा राज प्लस पुत्र, राज प्लस पुत्र से मिलकर ही राजपुत्र बना है। तो ये कौन से शब्द हैं, ये होते हैं यौगिक शब्द। नेक्स्ट शब्द है गिरधारी, तो आप समझ सकते हैं गिरधारी एक विशेष शब्द है और भगवान से संबंधित है, तो ये कौन सा शब्द हो जाएगा योग ऋण शब्द। नेक्स्ट देखिए आग, अगर आग को हम तोड़ेंगे
तो आ प्लस गो, इसका कोई भी मतलब नहीं बनता है, तो आप इसको समझ सकते हैं ये कौन सा शब्द होगा, ये ऋण शब्द होगा। ठीक है, नेक्स्ट शब्द है आपका विद्यालय। अगर हम विद्यालय जो है एक पूरा शब्द है, इसको अगर हम तोड़ें, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय से मिलकर ही विद्यालय बना है, तो इसका क्या, तो ये कौन सा शब्द हो जाएगा, ये यौगिक शब्द हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। देखिए नेक्स्ट है नीलकंठ, तो आप समझ सकते हैं ये एक विशेष शब्द है और एक और भगवान से संबंधित है, तो ये कौन सा शब्द हो जाएगा, योग ऋण शब्द हो जाएगा। ऐसे ही मैं 2 शब्द और देती हूँ, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक शब्द है लंबोदर और दूसरा शब्द है मृत्युंजय। ये दोनों शब्द जो हैं लंबोदर और मृत्युंजय, ये कौन से शब्द हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर से इनका आंसर बताइएगा। तो चलिए गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा और ये जो मैंने आपको तद्भव तत्सम और बाकी जितना भी मैंने आपको शब्दों के बारे में बताया है, अगर ये अच्छा लगा, अगर आपको समझ आया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही आपके लिए जो हिंदी सीरीज़ है वो आते रहेगी, अलग अलग टॉपिक को आपको अच्छे से समझाया जाएगा। तो आपको जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अपने दोस्तों के साथ जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे शेयर भी कर लेना है। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए और टेक केयर गाइस।